हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है तैयारी। आई होप आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो और रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के काफी सारे रिएक्शंस हम लोग पहले कर चुके हैं। आई होप आपको वो सब याद हो रहे हैं। ठीक है, आप टाइमली रिवीजन करते रहो और मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, सो दैट आपके एग्जाम से पहले आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए। तो बस आपका काम इतना ही है कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रट लो कम से कम। ठीक है, तो क्योंकि सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। चलो, तो अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं हम लोग। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में बोरॉन के बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे कंपाउंड्स देखे थे। अभी हम लोग कार्बन फैमिली की कुछ चीजें देखते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं बोरॉन फैमिली के बीच में ही अगर कोई कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फॉस्फोरस, इन सब चीजों की बात आ जाती है तो मैं वहीं पे करा देता हूँ। तो मैंने कार्बन फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही करवा दिया है। तो जो भी बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो पहले तो सीरीज है यार, पूरी पूरी सीरीज के हिसाब से देखो। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, बीच में से देखोगे ना तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एक चीज करवाई थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आई होप आपको वो याद होगी। तो उसको अब हम वापस नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक नई चीज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वो नई चीज है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और एलोट्रॉप्स में भी बहुत सिंपल सिंपल एलोट्रॉप्स भी होते हैं। मैं एक स्पेशल एलोट्रॉप की बात करूंगा विच इज ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो काफी सारे बच्चों को नहीं पता है और जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में शुरू करता हूं। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना पहले अपने को बेंजीन समझना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन से ही मैं ग्रेफाइट को कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल बेंजीन होता है C6H6 और बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जहां पे आप ये बोल सकते हो दैट देयर आर 6 कार्बन्स, ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे जो अपने कार्बन है, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये प्लेनर है। और प्लेनर का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी जो चीज है ना ग्रेफाइट, ये एक ही प्लेन में है। मतलब अगर आप एक टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो ना तो आप बेंजीन को टेबल के ऊपर रख सकते हो। तो ये 2D स्ट्रक्चर है बेंजीन। तो बेंजीन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इट्स अ 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज समझो जरा ध्यान से। हम लोग कभी बेंजीन को ऐसे बना देते हैं, हर बार हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। और कभी कभी हम बेंजीन को ऐसे बना देते हैं, राइट। तो बेंजीन एक्चुअली कैसा है, तो हम लोगों को ऑर्गेनिक में ये पता है कि बेंजीन ना तो स्ट्रक्चर 1 जैसा है ना स्ट्रक्चर 2 जैसा है। वो एक्चुअली एक हाइब्रिड है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके और डिटेल्स तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे, नो बिग डील। आई होप आपको इतना बेसिक तो आता ही होगा। बट जब हम ये बोलते हैं कि बेंजीन कभी 1 में कभी 2 में, मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं, जो मैंने काफी सारी बुक्स में देखा है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सो कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स है, इसका क्या फंडा है। तो अब ध्यान से सुनो। पहली बात तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मतलब एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है, मैं थोड़ा सा इसको 3D फील में बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप समझ सकते हो। हर कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल है। मैं नंबरिंग दे देता हूँ कार्बन्स को, 1 2 3 4 5 6। अब आप एक ध्यान दो, अगर 1 और 2 आपस में जुड़ गए, 3 और 4 आपस में जुड़ गए, 5 और 6 आपस में जुड़ गए, तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा। बट सेम तर्ज पे एक और चीज हो सकती है, अगर मैं नंबरिंग सेम रखूं 1 2 3 4 5 6, तो भाई जरूरी थोड़ी है कि 1 वाला 2 से ही ओवरलैप करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 वाला 6 से ओवरलैप कर जाए, फिर 2 वाला 3 से ओवरलैप कर जाए और 5 वाला 6 से ओवरलैप कर जाए। तो इन दोनों से ही आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगी वो बेंजीन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगी। जो पहला वाला स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा दिखेगा, जबकि दूसरा वाला स्ट्रक्चर
कुछ ऐसा दिखेगा। तो बात यह कि दोनों ही पॉसिबिलिटीज है और दोनों ही पॉसिबिलिटीज का हाइब्रिड हम लोग बना देते हैं इस तरीके से। तो पहली बात तो आपको एक चीज समझनी है कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन के ऊपर एक पी ऑर्बिटल होता है जो बगल वाले कार्बन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। तो 1 वाला 2 से भी कर सकता है, 1 वाला 6 से भी कर सकता है, 2 वाला 1 से भी कर सकता है, 2 वाला 3 से भी कर सकता है, 3 वाला 2 से भी कर सकता है, 3 वाला 4 से भी कर सकता है। सो इफेक्टिवली स्पीकिंग ऊपर वाले सब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, नीचे वाले सब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इसको एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बेसिकली ये बेंजीन है अपना, ऊपर वाले सारे एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, नीचे वाले सारे एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना बेंजीन है। इट इज प्योरली प्लेनर, ये एक प्योर 2D स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से सुनना, मैं इस बेंजीन को ग्रेफाइट में कैसे कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो जी, अब ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर मैं एक बेंजीन के साथ दूसरा बेंजीन जोड़ दूं तो जरा ध्यान देना, ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये वाला पर्टिकुलर कार्बन और ये वाला जिसको मैंने व्हाइट अभी शेड किया है, आपको याद है इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हुआ करता था, बट अब आपने एक दूसरी बेंजीन रिंग इससे जोड़ दी। तो जरा ध्यान से इस कार्बन को देखो, कार्बन नंबर 1 बोल रहे हैं इसको। कार्बन नंबर 1 के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए दिख रहे हैं मुझे, तो अब इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, तो मतलब हाइड्रोजन चला गया। अब अगर मैं बेंजीन्स के साथ और बेंजीन्स जोड़ दूं और मैं ऐसा करता रहूं, तो मैंने एक पूरी लेयर बना दी और इस लेयर में हर कार्बन का एटम के एक्चुअली 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। हर कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वो सब अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। एवरी कार्बन हैज मेड 4 बॉन्ड्स, तो सारे हाइड्रोजन गायब हो गए। अब आप ध्यान दो कि अगर C6H6 में से आप सारे हाइड्रोजन गायब कर दोगे तो बचेगा ओनली कार्बन। तो अगर मैं बेंजीन्स को जोड़ जोड़ के पूरी लेयर बना दूं तो सारे हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं, ओनली कार्बन रिमेन्स। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। अभी और भी है, अभी सुनते रहो, अभी इसमें कुछ और नुआंसेस भी हैं, ग्रेफाइट वीक क्यों होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें और हैं। बट फिलहाल सारा कार्बन बचा है, सारे हाइड्रोजन गायब हो गए। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर जो बिल्कुल एंड वाले होंगे उनमें तो 1-2 हाइड्रोजन हो सकते हैं ना। तो बेटा देखो, वो हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट जब आप करोड़ों अरबों कार्बन एटम्स की बात करते हो तो 2-4 हाइड्रोजन आ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा कि इट इज नेग्लिजिबल, इट इज 0। ठीक है, तो ये एक लेयर बन गई। तो खास बात यह है कि सिंस एक बेंजीन प्लेनर था तो बेंजीन के साथ दूसरा बेंजीन जुड़ गया, वो भी प्लेनर है, फिर तीसरा जुड़ गया, वो भी प्लेनर है, तो पूरी लेयर ही प्लेनर हो गई ना। जब एक प्लेनर चीज के साथ दूसरी प्लेनर चीज जुड़ी हुई है तो पूरी लेयर ही प्लेनर हो गई, तो एक 2D लेयर है। ठीक है, मान लो आपके सामने एक बोर्ड है जो जिसपे आप अभी स्क्रीन देख रहे हो। ठीक है, तो ये एक 2D बोर्ड है। अब अगर आप इमेजिन करो, ये बोर्ड है आपके पास। ठीक है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर आप ऐसे कर दो तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा आपको। जैसे इसको बोलते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग आप सामने से देख रहे हो तो आपको ऐसे लंबी सी एक बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, आपको एक लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है, बट अगर आप एक हेलीकॉप्टर लो और हेलीकॉप्टर से एग्जैक्टली इस बिल्डिंग के ऊपर जाओ तो आपको क्या दिखेगा। तो शायद ये एक स्क्वायर फॉर्मेट में बनी होगी, तो आपको सिर्फ एक स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, या फिर ये रेक्टेंगल होगी, जो भी इसका शेप होगा वैसा दिखेगा। आपको इसकी हाइट नहीं पता चलेगी अगर आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो तो एग्जैक्टली ऊपर। इसको बोलते हैं टॉप व्यू। बात समझे। जैसे अब ये पेन है, इस पेन को आप सामने से देखोगे या साइड से देखोगे डिफरेंट दिखेगा। अगर मैं आपको बोलूं एग्जैक्टली पेन कैसा दिख रहा है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये पेन सिलेंड्रिकल शेप का देखो। बट अगर आप इसको इस तरीके से देखो एग्जैक्टली बीच, तो क्या आपको एक सिर्फ सर्कल दिख रहा है?
ठीक है, तो अगर मैंने इस पेन को ऐसे रख लिया और मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक सर्कल दिखेगा, मुझे इसकी हाइट नहीं पता चलेगी। तो वैसे ही ये जो 2D लेयर है ना, मैंने इस 2D लेयर को क्या किया, 2D लेयर ऐसी थी, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है तो पहले यहां तक लिख लो, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो जो 2D लेयर थी ना आपकी, जो बेंजीन्स आपस में जुड़े हुए थे, वो 2D लेयर को जब मैंने ऐसे कर दिया तो वो एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है। ये एक्चुअली मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट ये पूरा प्लेन है, ध्यान से समझना। ये पूरा प्लेन है, बट मैं सामने से देख रहा हूं तो मुझे एक लाइन दिख रही है। बट इसमें बहुत सारे कार्बन हैं और हर कार्बन के पी ऑर्बिटल हैं, तो बहुत सारे पी ऑर्बिटल्स आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब ऐसी ही एक दूसरी लेयर भी है। अब ऐसी ही एक तीसरी लेयर भी है। सो देयर आर मल्टीपल सच लेयर्स जिसमें बेंजीन्स आपस में जुड़े हुए हैं, सारे कार्बन ही कार्बन है, हर कार्बन के ऊपर एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि देयर आर वीक वॉन डर वाल फोर्सेस, वीक वॉन डर वाल फोर्सेस बिटवीन दीज टू लेयर्स। तो ये वीक फोर्सेस होने की वजह से जब भी आप इस पे प्रेशर लगाते हो, अगर आप ग्रेफाइट पे प्रेशर लगाते हो तो वो यहां से ब्रेक हो जाता है, जो भी वीकनेस है वहां से टूटेगा। कहते हैं ना, जो वीक लिंक होता है वो इजीली टूट जाता है। तो वीक वॉन डर वाल फोर्सेस आर देयर बिटवीन ईच लेयर, एंड व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ये वाली वीक वॉन डर वाल फोर्सेस टूट जाएंगी, एंड दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज वेरी फ्रेजाइल। ठीक है, ग्रेफाइट को आप ऐसे करते हो टूट जाता है, तो वो किधर से टूटता है, वो वीक वॉन डर वाल फोर्सेस की तरफ से टूटता है। ये पहली चीज आपको याद रखनी। ठीक है, अब दूसरी बात, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, इसको प्रूव करना है हमको। और अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूं, ग्रेफाइट एक्चुअली एक कंडक्टर भी है और एक इंसुलेटर भी है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। तो मैं अभी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो जी, बहुत सिंपल है। कंडक्टर कौन होता है? अगर आप बोल रहे हो कि ये पेन एक कंडक्टर है, तो आप एक काम करो, इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, अगर उधर से निकल आई तो मैं इसको कंडक्टर बोलूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, मैंने इधर से इलेक्ट्रॉन्स भेजे, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल आए तो मतलब ये कंडक्टर है, सिंपल बात। तो देखो, अपना इलेक्ट्रॉन पहले पी ऑर्बिटल में इधर आया, फिर इन दोनों पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग तो हो ही रही थी, मैं दिखाया नहीं मैंने, बट इन दोनों की ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही थी, जैसा कि मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में दिखाया था बेंजीन का केस। तो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग की वजह से इधर शिफ्ट हो गया, फिर इन दोनों की भी ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि सारे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर करके जा सकता है। तो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन इधर से निकल आया, तो मैंने बोल दिया कि ये कंडक्टर है। वेरी गुड। बट अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से भेजा तो इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहां पे लार्ज गैप्स हैं, क्योंकि वॉन डर वाल फोर्सेस हैं जो वीक हैं। अब जब दो चीजों के बीच में फोर्स वीक होता है तो वो ज्यादा पास थोड़ी रहती है। अगर फोर्स स्ट्रांग होता तो वो पास में रहते तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप मार सकता था। ठीक है, नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप मारने का मतलब क्या है कि अगर नीचे के पी बॉन्ड्स और ऊपर के पी ऑर्बिटल्स में बॉन्ड बना होता, ओवरलैपिंग हुई होती, तो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप मार लेता। बट यहाँ पे क्या है, वीक वॉन डर वाल फोर्सेस की वजह से डिस्टेंसेस इतने ज्यादा हैं कि ओवरलैपिंग है नहीं, तो ओवरलैपिंग ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मार पाता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से भेजा होगा ना, तो आपको दिखेगा कि उधर से तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। तो जब आपने इधर से भेजा और उधर से नहीं निकला, तो आप इसको क्या बोलोगे? फिर इंसुलेटर बोलोगे। अगर आप बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लगाओगे, मान लो आपने 1 लाख या 2 लाख इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो उसमें से 5-10 अगर क्रॉस हो भी गए, तो भी आप उसको कंडक्टर तो बोलोगे नहीं, तो इंसुलेटर बोल देते हैं, कभी कभार सेमी कंडक्टर बोल देते हैं, बट इसको इंसुलेटर बोलना ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, अगर आपने इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो वो कंडक्टर था,
बट जब आपने इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो वो इंसुलेटर था। तो अब ध्यान से सुनो, जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाए उसको एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान से लिख लो यार, लिख लो, मैं बहुत स्लो स्लो बोल रहा हूं, लिख लो। ग्रेफाइट इज एनाइसोट्रॉपिक with respect to इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेफाइट इज एनाइसोट्रॉपिक विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो ग्रेफाइट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, तो अब आप अगर टेक्निकली इसको समझना चाहते हो तो ऐसा थोड़ी बोलोगे लेफ्ट से राइट या अप से डाउन, इसको ऐसा बोलो, along the planes it is a conductor, perpendicular to planes is the insulator। तो ये जो अपने प्लेन है ना, ग्रेफाइट बेसिकली इस तरीके के स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे मतलब along the plane तो कंडक्टर होगा, और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और इस फिनोमिना को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। इज दैट फाइन? पक्का? और अब इसी के चलते हुए मैं एक ऐसा स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपने थोड़ी बहुत ही थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि उसके वीडियो जितने जल्दी हो सके बना सकूं। ठीक है, उसमें एक चीज बोली जाती है कि जो भी एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में होता है, ठीक है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग 0 बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, बट फिर भी सुन लो। तो एलोट्रॉप्स के केस में कार्बन ग्रेफाइट को हम लोग थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल बोलते हैं। इवन तो आपने सुना है कि डायमंड बड़ा स्ट्रांग है, डायमंड टूटता नहीं है, ग्रेफाइट तो बड़ी आसानी से टूट जाता है। बट अगर आप ध्यान दो यार, जब वो टूटता है ना तो वो इस वीक वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से टूटता है। बट अगर आप इस लेयर की बात करो, अगर आप इन लेयर्स की बात करो तो लेयर्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। मैं आपको आगे की वीडियोस में बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना सिखाऊंगा। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। भाई कोई बॉन्ड है, कभी डबल है, कभी सिंगल है, कभी डबल है, कभी सिंगल है। तो 50% डबल, 50% सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड मतलब 1, डबल बॉन्ड मतलब 2, तो 1 और 2 के बीच का 1.5। ठीक है, तो डायमंड में कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो थर्मोडायनामिकली जो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेफाइट में, एंड दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज कंसीडर्ड टू बी मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल। ठीक है, बट बेचारे के साथ एक प्रॉब्लम बस क्या है कि जब भी आप प्रेशर लगाते हो तो ये लेयर तो बड़ी स्ट्रांग है, लेयर में कोई दिक्कत नहीं है, लेयर बड़ी स्ट्रांग है। दिक्कत किस में है? ये जो दो लेयर्स है ना बीच की, इन दोनों में आपसी तालमेल नहीं। अब मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल वैसा है। आपने कभी देखा है कि क्रिकेट में बहुत पहले होता था ऐसा, वर्ल्ड 11 टीम बनाते थे हम लोग, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स उठा उठा के हमने उस टीम में डाल दिए और हमने सोच लिया कि वो टीम बेस्ट होगी। बट ऐसा देखा गया कि बहुत बार वो टीम भी किसी नॉर्मल टीम से, मान लो इंडिया से, मान लो किसी और से हार जाती थी। रीजन, अच्छे अच्छे लोग तो उठा लिए बट उनमें आपस में तालमेल नहीं है, कम्युनियन नहीं है। यहाँ पे बेचारे के साथ यही हो रहा है। बॉन्ड तो बड़े अच्छे हैं, C डबल बॉन्ड C, लेयर्स तो बड़ी अच्छी बनी हुई है, बट लेयर्स के आपस के बीच में तालमेल नहीं है, फोर्स स्ट्रांग नहीं है। तो जैसी फोर्स लगाते हो वो वाली फोर्स टूट जाती है। इसीलिए बेचारा जो ग्रेफाइट है वो फ्रेजाइल है। तो ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड कर करके देख लेना, ठीक है, 1.5x पे चला लेना, बट इस सब चीजों को याद कर लो। ग्रेफाइट इज एनाइसोट्रोपिक, ठीक है, अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर बेंजीन के स्ट्रक्चर, और बेंजीन में 1 का 2 से 2 का 3 से 3 का 4 से, ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि इनमें से काफी चीजें ऑर्गेनिक में भी एज इट इज यूज होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं कोई और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। अभी के लिए बाय बाय।